ऐसी होगी हमारी राजनीतिक रूपरेखा। जो गैप है वो ये है कि आज की युवा पीढ़ी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। आज की युवा पीढ़ी इसके पहले की जो पीढ़ियां हैं भारतीय समाज की, उससे अलग सोचती हैं, उससे अलग विश्वास करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे समाज से जातिवाद या धार्मिक अतिवाद खत्म हुआ है, यकीनन ये बढ़ा भी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग सकारात्मक रूप से राजनीतिक बदलाव चाहते हैं वो भी इस तरह के अतिवाद पर भरोसा करते हैं। ये ज़रूर है कि उन लोगों के भटकाव, उन लोगों के विचारों में असंतुलन देखने को मिलता है, पर वो इसलिए मिलता है क्योंकि उसके विपक्ष में कोई भी सकारात्मक राजनीति, उसके सापेक्ष में कोई भी सकारात्मक राजनीति खड़ी नहीं है। मैं उन प्रोग्रेसिव विचारों का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ जो शिक्षित हैं, शहरों में हैं, गांव से जुड़े हुए हैं और गांव से एक संघर्ष के साथ शहर की तरफ आए हैं। पहली बार विश्व में ऐसा हुआ है, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन पुअर क्लास पॉपुलेशन से ज़्यादा हुई है, और ये पूरी मानव जाति के इतिहास में पहली बार ऐसा है। हमेशा, या पहले तो मिडिल क्लास थी ही नहीं, जब मिडिल क्लास बनी तो ये हमेशा माना गया कि हमेशा पुअर क्लास जो गरीब है, गरीबों की जनसंख्या हमेशा अमीरों की जनसंख्या से बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन मिडिल क्लास पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो एक फ्यूचरिस्टिक, एक भविष्यवादी विचार के साथ जी सकती है, रह सकती है, उसकी जनसंख्या कभी गरीबों से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे विचार कभी मानव सामाजिक विचारकों में नहीं रहे, जो कि औद्योगिकरण की वजह से, जो कि बाजार के विस्तार की वजह से बढ़े। और ये जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास ने पैसा, ताकत, सत्ता और शिक्षा के भाग दौड़ में सबसे पहले शिक्षा को चुना। शिक्षित होने के बाद में ये बेहतर रोजगार के अवसर और उच्चतम गुणवत्ता की जीवन शैली की तरफ बढ़े। तो जब इनकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हुआ, जब इनकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, जब इनका ग्लोबल कनेक्ट हुआ, जब ये जान पाए कि दूसरे देश के युवा, जो दूसरे देश के मध्यम वर्ग किस तरह की संघर्ष में है, किस तरह की चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, तो वैसे का वैसा ही रिप्रेजेंटेशन, वैसा का वैसा ही आवश्यकताएं उन्होंने अपने भारतीय समाज में भी चाहने की कोशिश की। जब वो नहीं मिला तो जो भी राजनीतिक भटकाव उनके सामने आया वो उस राजनीतिक भटकाव का हिस्सा हो गए। चूँकि मैं शिक्षक रहा हूँ, 15 साल तक शिक्षक रहा हूँ, या यूँ कहूँ कि जब से मैं स्कूल में हूँ तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरे लिए एक वरदान रहा। शिक्षक होने की वजह से मैं अपने से कम उम्र के लोगों की विचार को जानता रहा, उनसे बहस करता रहा, उनसे बातें करता रहा, और मैं ये जान पाया कि द ओनली रीज़न हमारे देश में सांप्रदायिकता और जातिवाद इसलिए है क्योंकि इसके विपक्ष में कोई सकारात्मक राजनीतिक विचार हमारे देश में प्रचलित नहीं है। दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन आई वॉन्ट टू मेक। आई वॉन्ट टू गिव यू द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स, वो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स जिसमें हेट्रेड पैदा कर दी जाती है। सो मेरी जो राजनीति है वो राजनीति जवाबदारी और जिम्मेदारी की है। एक बात समझिए, अभी तक हमारे देश में जितने भी प्रोफेशन हैं या जितनी भी जिम्मेदारियां हैं बड़ों की अगली पीढ़ी के प्रति, वो या तो जवाबदार हैं या तो जिम्मेदार हैं। हमारे देश में सिर्फ अभिभावक, पेरेंटिंग ही एकमात्र ऐसी स्थिति है, ऐसी डिग्री है, पोजीशन है जहां पर आप जवाबदार और जिम्मेदार दोनों होते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब आपका बच्चा बाहर क्रिकेट खेल रहा हो और गलती से वो पड़ोसी का शीशा तोड़ दे, तो आप पहले अपने बच्चे को डांटते हैं, उसको कान पकड़ के डांटते हैं और बोलते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जवाबदारी है, ये जिम्मेदारी है। और फिर आप पड़ोसी के पास जाते हैं, उसको 500-1000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि अपना शीशा ठीक करा लीजिए। ये जवाबदारी है। जवाबदारी और जिम्मेदारी दोनों ही हमारे पास होती हैं सिर्फ तब जब हम किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के अभिभावक हैं। जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो हम हमेशा जवाबदार होते हैं। जब भी हमसे कोई सवाल पूछा जाता है
हम उसका एक जवाब दे देते हैं और उससे बेहतर कुछ नहीं। अगर हमसे किसी ने पूछा काम क्यों नहीं हुआ, तो हमने जवाब दे दिया कि फले की वजह से नहीं हुआ। जब हम राजनीति में होते हैं तो हम हर चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। कहीं पे कोई घटना हो गई, हम इस्तीफ़ा दे देते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पर इस्तीफ़ा दे देने मात्र से वो घटना तो का जो लॉस, जो नुकसान है, उसकी भरपाई तो होगी नहीं। तो यानी कि इफ़ अदर देन पेरेंटिंग, राइट, अभिभावक होने के अलावा हमारे देश में जितनी भी सामाजिक पोजीशंस हैं, पब्लिक पोजीशंस हैं, उसमें या तो हम जिम्मेदार होते हैं या तो हम जवाबदार होते हैं। हमारी अपनी राजनीति में जिस राजनीति का प्रतिनिधित्व मैं करना चाहता हूँ, उसमें मैं आप लोगों के प्रति जवाबदार और जिम्मेदार दोनों होना चाहता हूँ। कैसे? मेरी जो जवाबदारी होगी, मेरी जो जिम्मेदारी होगी, उसमें प्रमुख रूप से होगी शिक्षा। क्योंकि पिछले 20 साल के मेरे राजनीतिक चिंतन में मैं ये समझ पाया कि भारतीय जनमानस को सकारात्मक राजनीति से जोड़ने के लिए एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है या एकमात्र तरीका है। आप कहेंगे कि गरीबी है, तो गरीबी के उन्मूलन का रास्ता भी शिक्षा से जाता है। अगर आप कहेंगे कि गांव और शहरों के बीच का जो डिवाइड है, ये डिवाइड भी तभी खत्म होगा जब हमारे बीच में एजुकेशन आएगी। तो जेनेसिस ऑफ इंडियन प्रॉब्लम, गरीबी, भुखमरी, अर्बन रूरल डिवाइड, ग्रामीण और शहरी डिवाइड, धार्मिक अतिवाद, जातीय अतिवाद, इन सभी चीज़ों के केंद्र में शिक्षा का अभाव है, जहाँ पर वैज्ञानिक चिंतन का अभाव है। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरी राजनीति की सबसे पहली जिम्मेदारी होगी शिक्षा और शिक्षित वैज्ञानिक चिंतन के घनत्व को अपने समाज में बढ़ाना। दूसरा है पीड़ित वर्ग की चिंताओं को संसद से लेकर के सड़क तक, संसद में कहूँ तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद से लेकर के सड़क तक के सभी जो मेन स्ट्रीम डिस्कशन है, जो हमारा सामाजिक चिंतन है, हमारे समाज का जो डिस्कोर्स है, उसमें जो पीड़ित वर्ग है उसकी समस्याओं को पटल पर रखना। ये नहीं कि पीड़ित वर्ग बनाम अवसरवादी वर्ग के बीच में एक खाई तैयार करना। ये हमेशा रहा है, अवसरवाद हमेशा रहा है, पीड़ित वर्ग हमेशा रहा है, पर अवसरवादी राजनीति ने कभी भी पीड़ित वर्ग की राजनीति को राजनीतिक चिंतन का या सामाजिक चिंतन का मेन कोर्स, राइट, प्राइम डिबेट पर उसको आने नहीं दिया। तो ये मेरी दूसरी जिम्मेदारी है। मेरी तीसरी जिम्मेदारी है समावेशी विचारों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर लेकर के आना। क्योंकि 7 अरब लोगों की इस दुनिया में, जिसमें से हम 1.5 अरब हिंदुस्तानी हैं, जो दुनिया में बहुत जल्द हम 8 अरब होने वाले हैं, 8 अरब लोगों की इस दुनिया में आप किसी माइनॉरिटी को ख़त्म कर देंगे या उसको किसी भूभाग से हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ऐसा सोच पाना भी प्रैक्टिकल नहीं है, किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल, ना ये प्रैक्टिकल है ना ये पॉसिबल है। और अगर ये प्रैक्टिकल और पॉसिबल हो भी जाए तो ये जायज़ नहीं है किसी भी तरीके से। वो अलग बात है कि किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म किया जाए, लेकिन उस एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने का रास्ता भी समावेशी संवादों से होकर के आएगा, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स से होकर के आएगा, एक्सक्लूसिव एंड एपिसोडिक पॉलिटिक्स से नहीं होगा। सो मेरी जिम्मेदारी क्या क्या हुई? मेरी 3 जिम्मेदारी हुई। शिक्षा और वैज्ञानिक चिंतन के अवसर को की घनत्व को हमारे समाज में बढ़ावा देना। दूसरा, पीड़ित वर्ग की चिंताओं को जो मुख्य पटल के चिंतन में स्थापित करना। और तीसरा, समावेशी राजनीति के विचारकों को प्राथमिकता देना और उसको भी मुख्य पटल पर लेकर के आना। ये 3 मेरी जिम्मेदारियां हैं। मेरी जवाबदारियां क्या हैं? मेरी जवाबदारियां ये हैं कि एक राजनीतिज्ञ के हैसियत से मैं हमेशा वही कहूँगा जो करूँगा और वही करूँगा जो कहूँगा। और मेरी पूरी की पूरी पर्सनल और प्रोफेशनल जो आइडेंटिटी होगी वो हमेशा आम जनता की स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल होगी, कि वो आप लोगों के लिए आपकी कसौटी पर तुलने के लिए, आपकी कसौटी पर खरी उतरने के लिए हमेशा उपलब्ध होगी। मैं कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं जीऊँगा। और तीसरा, मैं सर्वांगीण, मैं कंप्लीटली पब्लिक लाइफ जीऊँगा। आई विल नॉट हैव एनी प्राइवेट लाइफ फॉर दैट मैटर।
तो ये मेरी जवाबदारी है। मेरी जो वेबसाइट्स होंगी, मेरी जो पब्लिक फोरम्स होंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल होंगे, ताकि आप ये जान पाएँ और समझ पाएँ कि मेरा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से हैं, वो आप लोगों से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, मेरे डिसीजंस कहाँ पे हैं, मेरे डिसीजंस की वजह से किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये हमेशा पब्लिक स्क्रूटनी में अवेलेबल हो। आपको भले ये लगे कि ये कहना आसान है पर ये करना मुश्किल है। तो दोस्तों, एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो उसकी सप्लाई होगी ही नहीं। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली दैट यू आस्क दीज थिंग्स फ्रॉम मी, and it is my responsibility that I provide these things to you, and that will be my accountability. So my responsibility and accountability as a politician has been dictated. What will be my political ideology? मेरी political ideology है फैबियन सोशलिज्म। फैबियन सोशलिज्म को ये बेशक ये एक यूरोपीय राजनीति का उदित शब्द है, पर इसका मैं भारतीय वर्जन आपको बताऊं। ये फैबियन सोशलिज्म का मतलब है कि बिना सत्ता के विरुद्ध, बिना सिस्टम को तोड़े, बिना सिस्टम को खराब किए या अतिरेक में सिस्टम के विरुद्ध जाकर के संघर्ष ना करना, बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन करके सिस्टम में सतत संघर्षरत होते हुए पीड़ित वर्ग के चिंतनों को, पीड़ित वर्ग के मुद्दों को मेन स्ट्रीम राजनीति पर स्थापित करना और उसको एड्रेस करना, उसको समाहित करना, उसका समाधान लेकर के आना। जो नेहरू ने किया, जो गांधी ने किया, जो अंबेडकर ने किया, जो और भी जो हमारे साथ में अब्दुल कलाम आज़ाद रहे और बाल गंगाधर तिलक रहे, आप लोगों ने जो राजनीति की, ये वो फैबियन सोशलिज्म की राजनीति है। जो भगत सिंह ने किया, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, वो एक दूसरी राजनीति है। ये हमेशा बहस का हिस्सा रहेगा कि इसमें से कौन सी राजनीति ज़्यादा बेहतर है, कौन सी कम बेहतर है। बट गांधी के शब्दों में मैं आपको एक बात कहूँ कि हिंसा या हिंसक रवैये से जो लाइन में आखिरी खड़ा व्यक्ति है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और सबसे कम फायदा होता है, और वहीं पर लाइन में जो सबसे आगे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है और सबसे कम नुकसान होता है। जिस वर्ग से मैं आता हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि अगर हम किसी भी तरह की अतिरेक राजनीति को का हिस्सा बनेंगे तो मेरे वर्ग, मेरे लोग, जिन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उनको नुकसान ज़्यादा होगा और उनको फ़ायदा कम होगा। इसलिए मैं फैबियन सोशलिज्म पर को अपनी राजनीतिक विचारधारा मानता हूँ। यह आपके पब्लिक डिबेट पे है कि आप उसको कब सही मानते हैं या गलत मानते हैं। अब ये तो थ्योरेटिकल बातें होंगी। व्हाट इज प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू डू, जमीन पर क्या काम होगा। जमीन पर जो काम होगा वो होगा गांव के चिंतनों का, गांव की मुश्किलों का, गांव की तकलीफ़ों को पॉलिटिकल हमिंग में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर, जब मैं बचपन में अपने गांव को देखता था तो मेरे गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में एक गाय या बकरी या बकरियां और खेती की मजदूरी से आया हुआ चावल या गेहूं होता था। मतलब वो भले 4-5 बच्चे हों, पर वो परिवार अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला लेता था। पर आज मेरे पूरे गांव में 70% आबादी ऐसी है जो पेट भर खाना नहीं खाती है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन थी वो और छोटी हो गई, परिवार दर परिवार जब लोग बढ़े, बंटवारा हुआ, ज़मीन ना के बराबर रह गई, मजदूरी ना के बराबर रह गई, मवेशी पालने की, गाय बैल भैंस बकरियां पालने की हैसियत नहीं बची, ना उनके पास दूध, अगर दूध आ भी रहा है तो उस दूध की क्वालिटी में मिलावट बहुत है, अगर वो अनाज लेकर के आ रहे हैं उस अनाज में पेस्टिसाइड्स और बाकी खाद की क्वांटिटी बहुत है, बाकी दवाइयों की क्वांटिटी बहुत है, और फिर बीमार करने वाली सारी आदतें शहर से गांव की तरफ चली गई और इलाज करने वाले अस्पताल ठीक से शहर तक नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर के, जैसा मैंने कहा कि लाइन में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति न वो आज की डेट में स्वस्थ है, न उसके पास भरपूर खाने को पैसा है, न उसके पास ईमानदारी से काम करने के लिए रोजगार है, न उसकी कोई सामाजिक हैसियत उस गांव में बची है। वो पूरी तरह से
अगर मैं डॉक्टर रिचर्ड मोहपात्रा की रिसर्च बताऊं तो आगे 100 साल तक भी वो गरीबी से ऊपर नहीं आ सकता है। मैं उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूं, मैं उन लोगों के चिंतन को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना चाहता हूं। ये नेचुरली गांव-गांव जा करके होगा, गांव के लोगों के बीच में बैठ करके होगा और आप तक उन लोगों की पीड़ा पहुंचा करके ही होगा। दूसरा, मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं, बिकॉज आज अगर आपके दिमाग में कोई विचार है, वो विचार कल को रियलाइज होगा, कल को वो फिजिकल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट होगा। जो बुजुर्ग हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें सृजन की गई हैं वो अब बन चुकी हैं, वो अब रूप ले चुकी हैं, साकार हो चुकी हैं। चाहे वो नकारात्मक राजनीतिक विचारधारा हो, चाहे वो सकारात्मक आर्थिक कंट्रीब्यूशन हो, राइट। हमारे पेरेंट्स ने दोनों चीज़ें की हैं। उन्होंने हमको आर्थिक रूप से मजबूत किया है, शिक्षा के रूप से मजबूत किया है, लेकिन सामाजिक रूप से हम लोगों को ब्रेक डाउन किया है। हम लोगों में जातिवाद, हम लोगों में धर्म अतिवाद, धार्मिक अतिवाद, हम लोगों में व्यक्तिवाद, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया है, राइट। तो ये हुआ है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये भुगता है। और जब तक वो हमारे बाबा की जनरेशन में, मतलब तीसरी पीढ़ी में ये होता था कि वो भुगतते थे, लेकिन उनके पास कह पाने की, सोच पाने की, समझ पाने की क्षमता नहीं थी। लेकिन हमारे इमीडिएट पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो एजुकेटेड थे, क्योंकि उनके पास रोजगार था, तो उनके पास में आर्थिक शक्ति थी और मानसिक सूझबूझ थी, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बढ़ाया। लेकिन उसका नेगेटिव रूपांतर ये हो कि पॉलिटिक्स ने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लिया और इसलिए हमें अतिवाद की तरफ छेड़ दिया। और चूंकि आज हम टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं, तो हमारी जो एक्सट्रीमिस्ट हेट्रेड है वो मल्टीप्लाई होने लगी है। अदरवाइज इतनी हेट्रेड हमारी सोसाइटी में नहीं थी। और वो इसलिए भी है क्योंकि इसके अल्टरनेट पॉलिटिक्स का कोई प्रेजेंस नहीं है, वो कंप्लीटली एब्सेंट है। तो अगर मैं युवाओं के प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं उनको बताता हूं कि इस अतिवाद की जरूरत नहीं है, बल्कि सकारात्मक संघर्ष की जरूरत है, वो संभव है, तो ये एक पॉलिटिकल स्पेस है जो हम क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा, वैश्विक विकास में भारतीय नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये मेरी तीसरी राजनीतिक जिम्मेदारी। पहली राजनीतिक जिम्मेदारी है गांव-गांव जाकर के गांव में जो गरीब तबका है, उस गरीब तबका का जिसका ना सोशल स्टेटस है, ना इकोनॉमिक स्टेटस है, ना फिजिकल स्टेटस है, जो सारे का सारे स्टेटस खत्म हो गए, उसके सॉल्यूशंस के लिए आप लोगों तक पहुंचाना। दूसरा है युवाओं की प्रतिनिधित्व करना। और तीसरा है कि वैश्विक विकास में भारतीय नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना। ये तीन मेरे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं आप सब लोगों को अपने इन आइडियोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओपिनियंस पर बहस करने के लिए इनवाइट करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट इट। आपके पास कोई बेहतर तरीका हो, सुझाइए। आपके पास कुछ सवाल हो इन एग्जिस्टिंग जिन तरीकों को मैंने सुझाए हैं, वो सवाल पूछिए, पर कलेक्टिवली एक नतीजे पर पहुँचे। और अगर आपके तरीके सही होंगे तो मैं उसको एडॉप्ट करूँगा, मेरे तरीके सही हो तो आप उसको समर्थन दीजिए, पर कलेक्टिवली हम एक ऐसी पोजीशन पर पहुँचे जहाँ पर हम एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स जो किसी भी तरह के एक्सट्रीमिज्म से इतर है, बेहतर है, प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है, भविष्यवादी है और समावेशी है, ऐसी एक राजनीति को तैयार करें। साथ मिलकर के किया जा सकता है, संभव है, और अगर इच्छा शक्ति है तो असंभव तो बिल्कुल नहीं है। समय लगेगा पर होगा जरूर। आपके सवाल, आपके बहस, आपके तर्कों का स्वागत है।